बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा का डिफाइन फेज। लेकिन उससे पहले ज़रा हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या चीज़ है। सिक्स सिग्मा जैसे कि हमने पिछले दफ़ा डिस्कस किया था, एक इम्प्रूवमेंट की मेथडोलॉजी है जो प्रोजेक्ट बेस्ड है और बहुत ज़्यादा रिलाई करती है स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स पर, और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली मिसाल के तौर पर आप हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप पढ़ते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। आप इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हो कि फ़लाँ चीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम यही कर लेते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग में जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना है, हमने उसमें बेहतरी होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसके मैयर करते हैं, फिर उस जो मैयरमेंट्स आपने ली हैं उनको आप एनालाइज करते हैं, फिर इस प्रोसेस को आप उन मेजरमेंट से जो कुछ आपने अखज़ किया उसकी बुनियाद पर इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करने के बाद फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं। इसके दौरान यानी एक देख लेंगे, ये इस तरह से नहीं है कि हम पूरे डिपार्टमेंट को फ़ौरन ही एक साथ करना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है। आप एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हो और उसको पहले इम्प्रूव करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी आप हर इसके 5 स्टेप्स हैं। ये पहले आप डिफाइन करते हो चीज़ को, फिर मैयर करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर इम्प्रूव और फिर कंट्रोल करते हो। सो ये एक सिस्टमेटिक है, और इन सब जो फेजेस हैं इनके दरमियान स्टैटिस्टिकल टूल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये जो सिक्स सिग्मा की डिमैक अप्रोच है, डिफाइन, मैयर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, तो उसका जो पहला हमारा फेज है वो डिफाइन का फेज है, और उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन के फेज में असल में डिफाइन से मुराद दो चीज़ों को डिफाइन करना है। सबसे पहले एक, जो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो उसे, और नंबर 2, उस प्रोसेस को डिफाइन करना जिसे आप इम्प्रूव करने जा रहे हो। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। वही कि जी हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, ये हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हमने पहले डिफाइन करना है कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, इसके एग्जैक्टली जो है वो आउटकम्स क्या होंगे, इससे कितनी इम्प्रूवमेंट हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें इसके स्कोप से बाहर हैं और कौन सी चीज़ें इसके स्कोप में शामिल हैं, ये आप प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे आपने कि हम किस में क्या क्या करने जा रहे हैं, किन एरियाज को टारगेट करेंगे, कौन से हमारे स्कोप से बाहर हैं, कौन क्या करेगा, किस किस स्टेज पर हम क्या कुछ करेंगे। ये एक हमारा प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे आपने। फिर दूसरी चीज़, अच्छा हमने डिफाइन कर लिया कि हम अपना ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, अब इस प्रोजेक्ट में क्या इन्वॉल्व है, किस प्रोसेस को हम करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग के प्रोसेस को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस ऑनलाइन टीचिंग के प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे कि ये प्रोसेस इस वक्त कैसे चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ये दो चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, वो प्रोसेस जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको डिफाइन करेंगे, और उसको इम्प्रूवमेंट का जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है।
तो पहला हिस्सा देखें जी, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना होता है। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? इज अ फॉर्मल टिपिकली शॉर्ट डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स योर प्रोजेक्ट इन इट्स entirety, including what the objectives are, how it will be carried out, and who the stakeholders are. ये प्रोजेक्ट चार्टर की डेफिनेशन है, यानी ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हो। ठीक है, ये एक नीचे एक मिसाल दी हुई है जी, हम उस मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, एक प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की जनरल इंफॉर्मेशन होगी। प्रोजेक्ट नेम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन इन बैच प्लांट। हम बैच प्लांट में इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम। ये भी इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल सक्सेंट और क्या कहते हैं, एक जामे किस्म की हमने डेफिनेशन कर दी है कि ये कुछ हम करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है? ये फलाना। शुरू कब होगा ये प्रोजेक्ट और एंड कब तक होगा? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सी है? पावर अलाइनमेंट प्लांट। प्रोजेक्ट के एसेंशियल क्या है? इसमें फिर 2-3 चीज़ें होती हैं, एक बिजनेस केस, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक गोल स्टेटमेंट। बिजनेस केस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम क्यों करने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब इसकी क्या बिजनेस लॉजिक क्या है। ये कोई बिला वजह कोई कहाँ चीज़ है जिस पर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे, या इसकी बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब चूंकि अगर हम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अपनी ऑनलाइन टीचिंग को इम्प्रूव करने वाला, तो उसमें बिजनेस केस से मुराद कोई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, बल्कि उसमें चूँकि हम जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एक फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे बिजनेस केस से मुराद ये होगी कि हमारे जो टारगेट्स हैं अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के, उसके लिए इस प्रोजेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। जबकि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, उसका आप बिजनेस केस देंगे कि ये आप क्यों करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसको देखें, द इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन ड्यू टू बैच प्लांट ऑपरेशन इज ₹53 lakhs for year 2013, thereby it requires focus for identification of areas where power consumption can be decreased, optimized, and also identify areas of improvement. ये इसमें बिजनेस केस क्या है कि जी देखें, यहाँ पे 53 lakhs लगे हैं पिछले साल, जो कि एक खासी hefty अमाउंट है। तो ये बिजनेस केस बन गया कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, इसको कम होना चाहिए। जब कम होगी तो हमारी कास्ट कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट्स के मार्जिन बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन करें। द इलेक्ट्रिकल एवरेज पावर कंजम्पशन ऑफ बैच प्लांट इज इतनी, विच इन टर्म्स ऑफ ₹1 10 lakhs। ठीक है जी, इसकी एवरेज पावर कंजम्पशन इतनी है और उसका इतना, ये प्रॉब्लम को हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया। अगर हम अपने केस में करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को लर्निंग में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, उनकी कोई हम सर्वे करके परसेंटेज दे सकते हैं, उसे हम कहेंगे 50% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनकी लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस के नतीजे में अफेक्ट हुई है और वो कम हुई है। लिहाजा ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश। अच्छा, उसके बाद होता है गोल, कि ये जो हम इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उससे हासिल क्या होगा, यानी उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी इसका देखें, इसने क्या लिखा है, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन बाय 1000 kWh पर डे फ्रॉम 3100 kWh। ठीक है,
ये कह रहा है कि इस वक्त जो हमारी पावर ये इतनी कंज्यूम हो रही है इस प्लांट पर 3100 किलोवाट आवर, इसको हम कम करके 1000 किलोवाट आवर पर लेके आना चाहते हैं। आप एक प्रॉपर गोल बनाते हैं, यानी हम ये गोल बना सकते हैं कि हमारे इस वक्त जो 50% स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड हैं, तो इसको कम करके हम लेके आना चाहते हैं से 5% पर। ठीक है, कि सिर्फ 5% स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड हो, या दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे 50% स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, तो इसको हम इम्प्रूव करके लेके जाना चाहते हैं 95% तक। तो इस तरह का एक आप गोल भी बनाते हैं। प्रोजेक्ट के केपीओवीज क्या चीज़ हैं जी, कंस्ट्रेंट क्या है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, ये आप देख लें। अच्छा, फिर स्कोप में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कोप में। अगर आप देखें इन स्कोप क्या है और आउट स्कोप क्या चीज़ है, ये यहाँ से शायद आपको ज़्यादा अच्छी समझ ना आए। मैं आपको यूँ बताता हूँ कि देखें, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करते हैं, वो चीज़ें हमारे स्कोप में शामिल हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। लेकिन जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं वो हमारे स्कोप से बाहर हैं। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसीज हैं, वो क्या रिक्वायर करती है, वो हमारे स्कोप से इस वक्त बाहर है, वो उसको हम नहीं छेड़ सकते कि हम कहें कि ये पॉलिसी चेंज करा दो जी, ऑनलाइन क्लासेस ना कराओ, ये हम नहीं कह सकते। ये हमारे इस प्रोजेक्ट के स्कोप से फिलवक्त बाहर है। ठीक है, फिर इसमें आप एक प्रोजेक्ट का स्केड्यूल देते हो कि ये एक्टिविटी या रिव्यू एंड स्कोप स्टार्ट कब होगा, कंप्लीट कब होगा, प्लान एंड किक ऑफ कब होगा, डिफाइन फेज आप कब से लेकर कब तक करोगे, मेजर फेज कब तक करोगे, एनालाइज फेज कब तक करोगे, इम्प्रूव फेज कब तक करोगे, और फिर प्रोजेक्ट की जो टीम है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोजेक्ट का चार्टर हो गया, यानी आप अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हो कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका गोल क्या है, उससे आप क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं, प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें अगर डिफाइन ना की जाए तो आप वैसे ही लगे रहेंगे, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, एंडलेसली ये काम चलता रहेगा। तो ये डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ प्रोजेक्ट से मुराद हम 6 सिग्मा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो करके हम किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट के चार्टर में, जिसे आप मल्टी जनरेशन प्लान कहते हैं या MGP कहा जाता है। मल्टी जनरेशन प्लान ये होता है कि हम पहले ये प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट करेंगे उस पर, और फिर ये प्रोजेक्ट करेंगे। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होती है। लेकिन याद रखें कि हर प्लान मल्टी जनरेशन प्लांट हर प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी जनरेशन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मल्टी जनरेशन हो सकते हैं। इसकी मिसाल समझे, मल्टी जनरेशन क्या है। जनरेशन 1 है जी, कैरी आउट द फर्स्ट स्टेप, जनरेशन 2 इम्प्रूव द अचीव्ड पोजीशन, जनरेशन 3 टेक ओवर द लीडरशिप पोजीशन। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जनरेशन 1 में हम क्या करेंगे कि मशीन ए प्रोडक्ट जी एट साइट के, हम साइट के पर जो प्रोडक्ट जी बन रहा है उसके लिए जो मशीन ए है यूज़ हो रही है, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। या हमारी टर्म्स में हम कहें कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में IQTM में BSc-IEM की जो छठा सेमेस्टर है उसको हम इम्प्रूव करने की, उसमें हम ऑनलाइन टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले फेज में, पहली जनरेशन में हम ये काम करेंगे। दूसरी जनरेशन में क्या होगा, ऑल मशीन्स फॉर प्रोडक्ट जी एट साइट के। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं कि IQTM में BSc जो है IEM, उसकी हम एक सेमेस्टर की यानी छठे सेमेस्टर में ऑनलाइन टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जनरेशन 1 में। और जनरेशन 2 में क्या करेंगे कि हम IQTM में BSc IEM की सारे सेमेस्टर्स की जो ऑनलाइन टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जनरेशन 3 में क्या हो सकता है, ऑल मशीन्स फॉर प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री या जर्मनी, वो उन्होंने जर्मनी के लिए भी बनाया था, तो जर्मनी में हम फिर उस प्रोडक्ट पर सारे जो जहाँ जहाँ हमारे प्लांट हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि देखें, पहली जनरेशन में हम सिर्फ BSc IEM की एक क्लास को ऑनलाइन टीचिंग का इम्प्रूव करेंगे। दूसरी फेज में हम क्या करेंगे, फिर BSc IEM की तमाम क्लासेस को करेंगे। और फिर तीसरी जनरेशन में हम क्या करेंगे कि IQTM में जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी जो तमाम क्लासेस हैं उसको भी इम्प्रूव करेंगे। फिर चौथी जनरेशन हो सकती है कि हम पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस को इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह से आप मल्टी जनरेशन प्लान भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आप उसकी प्रोग्रेस को प्लान करने के लिए आप एक गैंट चार्ट भी यूज कर सकते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है कि इसमें यहाँ पर इधर एक्टिविटीज लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर आप किसी एडवर्टीजमेंट का कर रहे हैं कि जी अलाइनमेंट ऑफ स्केड्यूल, प्रेपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन ऑफ कोर्ट्स, पायलटिंग द प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग द फाइनल शो, और फिर एवेल्युएशन एंड रिकमेंडेशन। ये आप एक्टिविटीज को इधर स्टेप वाइज लिखते हैं। यानी इस केस में जैसे हम प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, फिर जो डिफाइन फेज वो कैरी आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम मेजरमेंट फेज करेंगे, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे, फिर इम्प्रूव, फिर कंट्रोल करेंगे। इधर आप टाइम लाइन लिखते हो और हर एक्टिविटी को आप शो करते हो कि ये एक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यानी फलां डेट से शुरू होकर फलां डेट तक होगी। ये वाली एक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये वाली एक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये वाली एक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसमें देखें आपने ऊपर भी लिखा था, मैंने आपको दिखाया था कि फलां डेट से हम फलां स्टेप शुरू करेंगे और ख़त्म होगा। उसकी निस्बत ये जब चार्ट में बन के आता है ग्राफिकल शक्ल में तो ज़्यादा आसानी से एक तो फ़ौरन नज़र आता है। दूसरा देखें कि अगर कुछ एक्टिविटीज ओवरलैप हो रही हैं तो वह भी आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज सिमल्टेनियसली चलेंगी किस किस स्टेज पर। यानी जब ये हो रहा होगा, देखें ये 28 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक हमारे पास ये एक्टिविटी भी चल रही होगी और ये एक्टिविटी भी चल रही होगी। ठीक है, जबकि 28 से लेकर जो है वो 6 तक दरमियान में ये वाली एक्टिविटी भी चल रही होगी। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी स्टेज पर आपकी एक्टिविटीज सिमल्टेनियसली चल रही होंगी और वहां पे आपने अपने रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं, किस किस बंदे को करने। ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट की डेफिनेशन का मरहला हो गया कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि आप इस तरह से करेंगे। इसका हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमारी जो 6 सिग्मा की डिमैक अप्रोच है उसमें आप किसी प्रोसेस को, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए 5 स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप डिफाइन करते हैं, दूसरा स्टेप मेजर, तीसरा एनालाइज, चौथा इम्प्रूव और पांचवा कंट्रोल। जो डिफाइन फेज है पहला, उसमें आप डिफाइन से मुराद हम ये ले रहे हैं कि आप 2 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। एक अपने प्रोजेक्ट को, इम्प्रूवमेंट का जो आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हैं उसकी आप
डिफाइन करते हैं। और दूसरे जो हमने अभी देखा उसके लिए हमने कहा कि दो बड़ी चीज़ें हैं। एक प्रोजेक्ट चार्टर है जिसमें आप पूरे इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं, और फिर एक गैंट चार्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिफाइन हो गया। अब हमने करना है प्रोसेस डिफाइन। देखें, यूँ समझें कि दोबारा से आ जाएं अपनी क्लास पर कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने पहले डिफाइन किया कि जी हम इस क्लास में जो ऑनलाइन लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे ये लोग काम करेंगे, इसका स्कोप में ये चीज़ें शामिल हैं, ये प्रोजेक्ट फलां दिन से शुरू होगा, फलां दिन तक ख़त्म होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट डिफाइन हो गया। ओके फाइन। अब हमने करना है कि जिस प्रोसेस को हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं उसको डिफाइन करने की हमें ज़रूरत है। अब वो प्रोसेस हमारे पास क्या है? वो प्रोसेस है जी ऑनलाइन टीचिंग। वो ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस है। अब हमने इसे समझना है, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे चलता है। जब हम इसे डिफाइन कर लेंगे तो फिर ही हम इसको मेजर और एनालाइज और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको ठीक से डिफाइन ही नहीं कर पाते तो आगे वाले स्टेप्स नहीं हो सकेंगे। तो जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करने के लिए भी कई एक टूल्स यूज किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले साइपाक डायग्राम है। ठीक है जी, साइपाक डायग्राम, SIPOC। ये एक्रोनिम है सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर का। आप क्या करते हैं कि आप जिस प्रोसेस को इम्प्रूव करने जा रहे हैं उसको ये आप एक हाई लेवल मैप बनाते हैं कि इस प्रोसेस का सप्लायर कौन है, इसमें इनपुट्स क्या क्या जाते हैं, इसका प्रोसेस किस तरह से चलता है, फिर उससे आउटपुट क्या क्या निकलते हैं, फिर उससे का कस्टमर कौन है। जब हम ये कर लेंगे तो हमें बड़ी हद तक समझ आ जाएगी कि ये हमारा प्रोसेस क्या है। मिसाल के तौर पर हम अगर अपना बनाएं कि जी हम ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस की साइपाक डायग्राम बनाएं, तो उसके सप्लायर्स में कौन कौन शामिल है? यूनिवर्सिटी यानी IQTM शामिल है, उसमें हमारे इंटरनेट के प्रोवाइडर्स शामिल हैं, उसमें जो है आपके बाकी जो सॉफ्टवेयर के प्रोवाइडर्स हैं वो शामिल है। ठीक है। इसमें इनपुट क्या क्या लगते हैं जी? इसमें इनपुट होता है एक लेक्चर्स हैं, ठीक है, और स्लाइड्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ये फलानी फलानी चीज़ें, ये इनपुट है। फिर आप इसका प्रोसेस कैसे करते हैं? हम अपना प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं कि टीचर लेक्चर तैयार करता है, फिर वो ऑनलाइन लेक्चर देता है या वो वीडियो की प्रोवाइड करता है, फिर स्टूडेंट उसको देखते हैं, फिर वो सवाल जवाब करते हैं और टीचर उनका जवाब देता है। इस तरह से इसका प्रोसेस चलेगा। फिर इससे आउटपुट क्या निकलता है? इससे आउटपुट जो है वो डिलीवर्ड लेक्चर, ठीक है, या कंडक्टेड क्लास कंडक्ट हो जाती है, वो निकलता है। और इसका कस्टमर कौन है? इसका कस्टमर स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो कुछ भी ये प्रोसेस चल रहा है, यानी ये मैं आपको बिल्कुल रफ अपने उससे बता रहा हूँ। आप जब आप इसको गौर करके अपने लिए साइपाक डायग्राम बनाएंगे तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोसेस आपको चल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। और इसमें सबसे क्रूशल चीज़ जो देख रहे होते हैं वो आप ये वाली देख रहे होते हैं कि अच्छा जो हर चीज़ हो रही है उसका कस्टमर कौन है। फिर उसके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होने की ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, क्योंकि दिस गाय इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, कि उसका कस्टमर कौन है, उस कस्टमर के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसी से भी देखें ना,
आप स्टूडेंट हैं, हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन को या उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट डिफाइन करेगा कि कब उसकी लर्निंग बढ़ी है और कब वो ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इसको अकेला पकड़ के नहीं कर सकते। हमने जो एक प्रोसेस अप्रोच ली थी, हमने जब TQM के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि कोई चीज़ जब गलत होती है या सही होती है तो वो एकदम से नहीं होती, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। तो आप ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फाइनल आउटकम होगा कस्टमर के लिए वो जाकर इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो आपने इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करने की जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करनी है। और उसको समझने के लिए हम सबसे पहले साइपाक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, साइपाक एक हाई लेवल डायग्राम है। इसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल चार्ट कहते हैं या डायग्राम कहते हैं। क्यों? ये एक पूरे ओवरव्यू देती है कि जी सप्लायर से लेकर तो कस्टमर तक पूरा ओवरव्यू देती है। ठीक है। इसमें दरमियान में एक स्टेप है कि जो एक्चुअल प्रोसेस है कि किस तरह से टीचिंग होती है ऑनलाइन, वो ये वाला है। अच्छा, इसको भी आपको ज़्यादा डिटेल से समझने की ज़रूरत होती है। तो उसको ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए आप फिर एक और टूल लगा सकते हैं जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, लिहाजा उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे कि इस फ्लो चार्ट बनता किस तरह से है, वो हमने बेसिक क्वालिटी टूल्स में पढ़ा था। जब आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आनी शुरू होगी कि वो जो साइपाक डायग्राम में पी था, पी फॉर प्रोसेस, वो किस किस तरह से हमारा हो रहा है। ठीक है। यानी आप इसमें यहाँ पे बनाएंगे कि टीचर जो है वो लेक्चर तैयार करता है, फिर वो डिलीवर करता है, फिर स्टूडेंट सुनते हैं, फिर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वगैरह वगैरह। आप ये तो हम उसको वर्बली डिफाइन कर रहे हैं या लिख के डिफाइन कर रहे हैं, जबकि जब ये चार्ट की शक्ल में आ जाएगा, ग्राफिकल शक्ल में आ जाएगा, तो वो उसे समझना, कम्युनिकेट करना और उसमें इम्प्रूवमेंट की जगह तलाश करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो फिर आप एक दूसरा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस की डेफिनेशन है उसके लिए एक साइपाक हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो गई जी, फ्लो चार्ट हो गया। साइपाक हाई लेवल एक डायग्राम है और जो फ्लो चार्ट है वो ज़्यादा एक स्पेसिफिक डायग्राम है। अच्छा, फिर आप इसको समझने के लिए, मज़ीद समझने के लिए अपने प्रोसेस को आप QFD इम्प्लाई कर सकते हैं। QFD एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड ब्रेकिंग डाउन कस्टमर नीड्स इनटू मैनेजेबल एंड एक्शनेबल डिटेल्स। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन को हम टारगेट कर रहे हैं। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन किसी एक चीज से नहीं पैदा होती, मल्टीपल। स्टूडेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। स्टूडेंट की क्या क्या स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसे टाइम पे चीज़ें मिल जाएं, उस पर ज़्यादा बोझ न डाला जाए, उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, उसके सवालों के जवाब ठीक तरीके से दिए जाएं, उसको जो रेलेवेंट मटेरियल है वो टाइमली प्रोवाइड किया जाए वगैरह वगैरह। ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, इनमें से हर रिक्वायरमेंट हम डिज़ाइन में अपने किस तरह से शामिल कर सकते हैं। अब देखें ना, स्टूडेंट को तो चाहिए, वो चाहता है कि जी टाइमली प्रोवाइड किया जाए मुझे मटेरियल। अब हम अपने प्रोसेस में ये किस तरह से शामिल करें, उसके डिज़ाइन के फीचर्स क्या रखे जाएं कि स्टूडेंट की ये वाली फिलफिल हो सके रिक्वायरमेंट। ठीक है।
तो इसके लिए यानी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइन की और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरह से मैप किया जा सकता है और उनको डिज़ाइन में किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है, इसके लिए QFD यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, ये QFD इस तरह से बनती है। आप क्या करते हैं कि व्हाट्स यानी कस्टमर क्या चाहता है, वो जो चाहता है वो कैसे होगा, फिर उसका इस तरह से यहाँ पे रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनेगा। इधर आप कंपेटिटर्स को रख सकते हैं और इधर आपकी टारगेट वैल्यू और कंपेटिटिव एवेल्युएशन वगैरह हो सकती है। हम एक मिसाल से देखते हैं तो आपको ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि ये किसी लैपटॉप का है या मोबाइल फोन का है। उसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि ये लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो, बिग स्क्रीन होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होनी चाहिए और हाई क्वालिटी कैमरा होना चाहिए उसके अंदर। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट। अब देखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए। अब उसे ये नहीं पता कि लाइट वेट आप उसको कैसे डिजाइन करेंगे तो लाइट वेट होगा। ये आपको पता है, ये आपको सोचना है कि कैसे लाइट वेट करना है। ठीक है, इधर डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वेट, कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड लाइफ, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा पीस, स्पीकर, बैटरी, ग्लास, ये डिजाइन के केस है। अब आप हर चीज को यहाँ पे मैप करते हैं कि अच्छा लाइट वेट होने और जो, या बल्कि हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है जी, ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जी इजी टू यूज, इसमें और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई रिलेशनशिप है? इसमें और ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई, यानी हम उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, क्या इसके और इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप है? क्या कैमरा पीस और इजी टू यूज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप है? ठीक है, तो अब ये देखें, इसके लिए फिर हम इस तरह के कुछ वो बना लेते हैं। अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप है तो हम इस तरह की उसमें एक शक्ल बना देंगे। अगर मीडियम सा रिलेशनशिप है तो हम इस तरह की बनाएंगे। अगर कोई रिलेशनशिप है जी, वीक रिलेशनशिप है, तो फिर हम ये ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखें मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल कितना इजी टू यूज होगा, इसका बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाला जाएगा। ठीक है, जबकि कैमरा पीस का उसके इजी टू यूज होने से, आप अपने मोबाइल में कौन सा कैमरा डाल के कस्टमर को देंगे, उसका इजी टू यूज होने से कोई खास ताल्लुक नहीं है, वीक रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पे देखें, आप उसमें कौन सा कैमरा डालेंगे, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि कस्टमर को हाई क्वालिटी कैमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्लास है, आप कितना ग्लास लगाएंगे उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि कस्टमर को बिग स्क्रीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, फिर इधर आप क्या करते हैं, जब आप ये बना लेते हैं तो इधर आपने ये परसेंटेजेस भी बनाई हुई हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये 4% है और फर्ज कर लें आपने इसका जो स्ट्रांग रिलेशनशिप है इसको हमने रखा हुआ है कि ये 9 को जाहिर करता है। मीडियम है तो आप कहते हैं कि ये 3 है, और ये ट्राइंगल है तो इसको आप 1 कहते हैं। ये नीचे लीजेंड दिया होगा वैसे, ये देखें।
ये स्ट्रांग को जाहिर करता है और इसके 9 स्कोर हैं, ये मीडियम को जाहिर करता है और इसके 3 स्कोर हैं, और ये वीक को जाहिर करता है और इसका 1 स्कोर है। अब आप देखें कि आप स्कोर फिर कैसे कैलकुलेट करते जाएंगे। परसेंटेज ऑफ कस्टमर जो ये रिक्वायर कर रहे हैं 4%, उसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 4, तो कितना हो गया जी, 9 इंटू 4%, तो ये आ जाएगा जी 0.36। ठीक है, ये 8 और ये 3 है, 8 इंटू 3.24, 36 और 24 कितने हो गए, 36 और 24 हो गए जी 0.6 हो गए। ठीक है, फिर ये 16% है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16, 0.6 और 0.16 0.76 हो गए। फिर ये है 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12, 0.76 और 0.12 हो गए 0.88। ठीक है, और उसके बाद आप 16% को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा जी 0.16, तो 0.88 प्लस 0.16 कितना बन जाएगा जी 1.04। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस रेटिंग आ जाएगी। इसी तरह से आप इसकी भी इम्पोर्टेंस रेटिंग, इसकी भी इम्पोर्टेंस रेटिंग, इसकी भी सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। ये टोटल स्कोर यहाँ पे फिर उसका टोटल आ जाएगा, और फिर आप इसकी हर एक की इंडिविजुअल परसेंटेज, यानी ये देखें, ये डिवाइडेड बाई जो ये सारे स्कोर जमा करके यहाँ पे आएगा उससे डिवाइड करेंगे तो ये 4%, यानी इस चीज की डिजाइन की जो ये वाला फीचर है, इसकी ओवरऑल जो आपकी है इम्पोर्टेंस उसमें 4% है। इसकी 23% आएगी, इसकी 18 आएगी, इसकी 12% आएगी, इसकी 11% आएगी। तो बेसिकली जिनकी परसेंटेजेस ज्यादा आएंगी यहाँ पे, ठीक है, डिजाइन के जिन फीचर्स की परसेंटेजेस ज्यादा आएंगी उनको आप कहेंगे कि हमें अगर कस्टमर को खुश करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के करीब करीब जाना है, तो हमें ये जिनकी परसेंटेजेस ज्यादा आ रही हैं उन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो डेफिनेशन है प्रोसेस की अपने, उसके अंदर आप ये QFD भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, QFD यूज करने का फायदा क्या होगा कि आप कस्टमर की, आपको समझ आ जाएगी। अगर ये इतनी फाइन कैलकुलेशंस आप ना भी करें, इस हमारे जो 6 सिग्मा वाले प्रोजेक्ट के लिए आप सिर्फ ये वाला एक रिलेशनशिप अगर आप बना लें कि कस्टमर क्या चाहता है और डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद प्रोसेस को समझना है। आपको समझ आ जाएगी कि कस्टमर क्या चाहता है और वो जो चाहता है वो किन किन चीजों के जरिए से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी, हमने कहा था प्रोसेस को समझने के लिए साइपाक डायग्राम बनाए, फ्लो चार्ट बनाए। तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं वो ये QFD कर सकते हैं। और चौथी एक चीज होती है जिसे आप क्रिटिकल टू क्वालिटी ट्री कहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं ये समझने के लिए कि कस्टमर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्या जी ओके जी, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है, मिसाल से समझना इसको आसान होगा। बेन हार्स पिज्जा जी कोई पिज्जा है, wishes to add home delivery to their services in order to expand their business। वो अपने वो पहले अभी पिज्जा तो बना रहे हैं, वहाँ पे लोग आके खाते हैं, अब वो चाहते हैं कि हम इसकी होम डिलीवरी भी शुरू कर दें, इस तरह से हमारा कारोबार बढ़ेगा। They have surveyed current and potential customers to determine what would make them order Ben Hur pizza instead of competitors or instead of a different kind of food। ठीक है, उन्होंने एक सर्वे किया कि पता चले कि लोग
क्या करें हम, तो लोग हमारा पिज्जा जो है वो ऑर्डर करेंगे घर बैठे हुए। ठीक है। समराइज्ड वॉइस ऑफ कस्टमर डेटा टोल्ड देम दैट वॉइस ऑफ, ये VOC क्या होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर। ये जो हम QFD बना रहे थे वो भी हम क्या कर रहे हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर को इनकॉर्पोरेट कर। वॉइस ऑफ कस्टमर हम यूज करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, या हमारा जो प्रोजेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन टीचिंग को इम्प्रूव करना है या स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन को, तो यहाँ वॉइस ऑफ कस्टमर डेटा से मुराद है स्टूडेंट का सर्वे, स्टूडेंट क्या चाहता है। ठीक है। वो हम जो हमारे पास होगा कि हमने कहा कि स्टूडेंट चाहता है टाइमली मिले उसको, अच्छा कनेक्शन मिले उसको, पर ज़्यादा बर्डन न डाला जाए, और उसको बिल्कुल ही जो है ये भी ना हो कि उसको कुछ पढ़ाया ही ना जाए, ख़ास बात। और फिर ये भी होना चाहिए कि टीचर उसको करे, उसकी क्यूरीज का अच्छा आंसर करे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर है। ये हमारा कस्टमर इस केस में जो प्रोसेस हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके केस में कस्टमर कौन है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट की जो वॉइस है, जो उसकी बात है, जो उसका कंसर्न्स हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, वो हमें जब मालूम करेंगे तो हम कहेंगे वॉइस ऑफ कस्टमर। और वॉइस ऑफ कस्टमर ही आपके ये भी बताती है कि आपको प्रोसेस को किस किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने जो सर्वे किया उसके नतीजे में उन्हें पता चला कि दे वांट हॉट पिज्जा नाउ विद माई चॉइस ऑफ टॉपिंग्स एंड क्रस्ट एट अ रीजनेबल कास्ट। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि पिज्जा हॉट मिलना चाहिए, नाउ जब चाहिए मुझे उसी वक्त मिलना चाहिए, विद माई चॉइस ऑफ टॉपिंग एंड क्रस्ट, मुझे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं बताऊं कि उसके ऊपर क्या क्या टॉपिंग्स लगाई जाए। और फिर ये है कि ये सारा कुछ करने के बाद ये ना हो कि बहुत महंगा हो जाए, फिर सस्ता भी होना चाहिए पिज्जा। ठीक है। तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से हम हर एक की ट्री बना सकते हैं। बेसिकली ये वही ट्री डायग्राम है जो हमने न्यू मैनेजमेंट टूल्स में पढ़ी थी। ठीक है। इसमें से ये देखें क्या जी, उसने कहा था जी हॉट पिज्जा। नाउ हम एक चीज पकड़ लेते हैं कि अगर हमने पिज्जा नाउ डिलीवर करना हो, यानी जो ही कस्टमर मांगे उसी वक्त हम उसको डिलीवर कर दें, तो उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए ये जरूरी है कि जब भी कस्टमर चाहे उसे पिज्जा मिल जाए। फिर उसको ऑर्डर करने का प्रोसेस आसान होना चाहिए, तभी उसे जल्दी मिलेगा। अगर वो ऑर्डर करने के लिए कॉल करता है और आधा घंटा उसको कॉल करने में लग जाता है, वेट पे रखा हुआ है, प्लीज वेट, या लग ही नहीं रहा, तो फिर भी उसे अभी नहीं मिल सकता, फौरन नहीं मिल सकता पिज्जा। और फिर जब वो ऑर्डर दे दे तो उसके बाद ये ना हो कि आप 2 घंटे तक पिज्जा ही ना पहुंचे। फिर जो ही ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद उसको जल्दी से डिलीवर भी होना चाहिए। ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि इनमें से हर चीज को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। वेन एवर आई वांट पिज्जा, तो इसका मतलब है कि सर्विस का जो मैक्सिमम अलाउड टाइम है सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्विक एंड इजी टू ऑर्डर, उसके लिए जरूरी है कि आंसर ऑन द फर्स्ट रिंग, जो ही कस्टमर कॉल करे तो आप उसको पहली रिंग पर उसका जवाब दे दें। और दूसरी चीज ये है, एक ये हो सकता है उसका इंडिकेटर कि कॉल लेंथ जो है इट शुड बी लेस देन 45 सेकेंड्स। अच्छा, डिलीवर्ड एसएप के लिए क्या जरूरी है कि मिनिमम टाइम फ्रॉम कॉल टू फ्रंट डोर, कॉल से फ्रंट डोर तक मिनिमम टाइम हो। ठीक है। आउट ऑफ द डोर टाइम जो है शुड बी लेस देन 20 मिनट्स, और डिलीवरी टाइम शुड बी लेस देन 15 मिनट। यानी ऑर्डर आने के बाद, इस वक्त आया है, फर्ज कर लें जी 11 बजे अगर ऑर्डर आया है, तो 11 बजे ऑर्डर आया तो 11:20 से पहले पहले पिज्जा आपके बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए। और
फिर उसके बाद निकलने के बाद 15 मिनट में कस्टमर के पास पहुंच जाना चाहिए। ये उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया हुआ है, आप अब इसके लिए डिफरेंट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ डोर टाइम अगर हमने 20 मिनट से कम रखना है तो फिर क्यू टाइम इतना कम होना चाहिए, मेक टाइम इससे कम होना चाहिए, बेक टाइम 9 मिनट होना चाहिए, पैकेज टाइम इससे कम होना चाहिए और वेट टाइम 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आप बना रहे हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी ट्री। क्वालिटी से मुराद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम पहले भी डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे केसेस में क्वालिटी जो है वो जो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। तो कस्टमर की ये नीड फुलफिल करनी है तो उसके जो डिफरेंट ये फुलफिल करनी है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये चीजें करनी है तो फिर ये चीजें करनी पड़ेंगी, फिर ये चीजें अगर अचीव करनी है तो ये करनी पड़ेंगी, ये अचीव करनी है तो फिर ये अचीव करना है। तो ये एक ट्री बन रही है। देखें, कस्टमर की वांट को पूरा करने के लिए, कस्टमर की इस वांट को पूरा करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये एक ट्री बन रही है। जब आप ये बना लेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि आपके प्रोसेस में वो कौन सी चीजें हैं जो कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप करेंगे तो कस्टमर जाकर खुश होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा डिफाइन फेज हो गया। आपने जरा इसमें ये ज्यादा गौर से समझने की कोशिश करनी है कि डिफाइन फेज से मुराद हम यहाँ पे दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं। एक वो अपना प्रोजेक्ट कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, दूसरी चीज वो प्रोसेस जिस पर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, उसे हम डिफाइन करेंगे और उसके लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए कि वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।